हेलो, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, तो उसका ये सेवेंथ चैप्टर है, सिक्स क्लास का। तो इस सेवेंथ चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है तो उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो है राज्य से साम्राज्य। ये आपका राज्य से साम्राज्य चैप्टर का नाम है। इसमें मेनली हम लोग किस साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो है आपका मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की क्या क्या विशेषताएं थी, उस काल के कौन कौन से शासक हुए थे और कितने महत्वपूर्ण शासक थे, उनका जो शासन व्यवस्था थी वो किस तरह की थी, इन सभी चीजों का हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये जो पिक्चर दिया गया है। ये एनसीईआरटी के बुक में आपको ये पिक्चर देखने को मिलता है। ये पिक्चर आप कहीं और भी देख सकते हैं। इस तरह का जो ये शेर वाला स्तंभ शीर्ष है, तो ये आपको नोटों पे भी इसका पिक्चर मिलता है। तो ये किस काल का है? ये मौर्य साम्राज्य के काल का है। और ये जो स्तंभ शीर्ष है, इस पे बहुत सारे लेख भी उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ये आपका मौर्य साम्राज्य का है। और उस काल किसके शासन काल का है? तो ये जब मौर्य साम्राज्य में अशोक का शासन काल आया, तो उस टाइम में क्या हुआ कि बहुत सारे जो अभिलेख होते थे इन पे उत्कीर्ण किए गए थे। ये राजा अपने संदेश निर्देश जो होते थे उसको स्तंभों पर और पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाते थे। तो इस चित्र के बारे में दिया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो इनमें क्या होता था कि यह समझने की कोशिश कर उनके राज्य के साम्राज्य को क्यों कहा गया। इसमें इसके अलावा ये भी देखेंगे कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। इससे पहले तक राज्य का उल्लेख मिलता था, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जब मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हुआ तो वहां से राज्य जो है वो साम्राज्य में बदल गया। साम्राज्य का मतलब क्या होता है? तो साम्राज्य जो होता है वो राज्य से बड़ा होता है। उसके रख रखाव के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है। तो इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अगला हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य कब स्थापित की गई थी और किसके द्वारा। तो मौर्य साम्राज्य जो है आपका, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य, ये 2300 साल पहले इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये किसकी सलाह पे? उस टाइम में मौर्य साम्राज्य में एक चाणक्य या कौटिल्य कह सकते हैं। चाणक्य या कौटिल्य, कौटिल्य की सहायता से, की सलाह से, ये एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनकी सहायता से चंद्रगुप्त ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। कौटिल्य की सहायता से इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी, की स्थापना की गई थी। कौटिल्य के बारे में हमें उनके जो पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, इसमें इस साम्राज्य की बहुत सारी विशेषताएं हमें इस पुस्तक से मिलती है। ये चंद्रगुप्त का पुस्तक है। ये चाणक्य द्वारा लिखा गया पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसमें आपको इस साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी इस पुस्तक से मिलती है। इसके बाद देखते हैं कि साम्राज्य के बहुत से नगर थे। जो ये मौर्य साम्राज्य था ये बहुत ही बड़ा साम्राज्य था और इसमें बहुत सारे नगर थे। इन नगरों का भी आगे अगले पेज पे मैप दिया गया है जिसमें उनको दर्शाया गया है। तो मौर्य साम्राज्य का जो नगर था वो कौन कौन सा था? इनमें साम्राज्य की राजधानी पहले तो देखेंगे पटना। जो मौर्य साम्राज्य थी उनकी राजधानी कहाँ थी? पटना, पाटलिपुत्र थी, जो कि आधुनिक नाम इनका है पटना। फिर उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर भी प्रमुख थे। यहाँ से भी इस साम्राज्य का जो शासन है वो चलाया जाता था। तक्षशिला जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से आने वाले मार्ग पे स्थित है। अगला ये देखेंगे कि वंश किसे कहते हैं। ये जो साम्राज्य आया मौर्य साम्राज्य, इस टाइम में वंश परंपरागत, जो वंश परंपरागत था वो स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि जब एक ही परिवार के अलग कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं,
उनका मतलब एक राजा का जो उत्तराधिकारी होगा वो उनका पुत्र ही होगा, इस तरह का। जो एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य जब राजा बनते जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक ही वंश का कहा जाता है। और मौर्य वंश में भी यही चीज हमें देखने को मिलता है कि इनके जो उत्तराधिकारी थे ये सब उनके अपने ही परिवार के थे, उनका अपना ही पुत्र होता था। जैसे राजा हुए जो सबसे पहला था, जो इस साम्राज्य का संस्थापक था, वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनका जो पुत्र था वो बिंदुसार थे, और उनका पुत्र आपको अशोक है। ये तीन महत्वपूर्ण इस साम्राज्य के शासक हुए, जिनको सम्राट कहा जाता था। साम्राज्य साम्राज्य का जो शासक होता था उसको सम्राट कहा जाता था। अब अगला हम देखते हैं, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो इस पेज पर आप देखें, तक्षशिला के बारे में देख लिए। अब नेक्स्ट आता है कि ये कहाँ, पश्चिम एशिया जाने वाले मार्ग पर स्थित था। दूसरा जो है, दूसरी तरफ उज्जैन का नाम आता है। उज्जैन जो है वो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले जो रास्ते होते थे उस पे पड़ता था। उत्तर से दक्षिण की तरफ जब हम जाते थे तो उस रास्ते में हमें उज्जैन मिलता है, मतलब ये मध्य में स्थित है। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। इसके अलावा हम देखेंगे जो साम्राज्य है उसका बहुत बड़ा क्षेत्र में किसान और पशुपालक ये लोग भी रहते थे, मतलब ये गांव बसे हुए थे, यहाँ पे गांव बसा हुआ था। और मध्य भारत के इलाके जो थे वो कैसा था, मौर्य साम्राज्य का जो मध्य वाला भाग था वो आपका जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ पे ज्यादातर हिस्सा जो था वो जंगल से घिरा हुआ था। तो वहां पर जो लोग रहते थे, उनका जो निर्वाह होता था वो फल फूल को संग्रह करते थे या जानवरों का शिकार करते थे, जिससे उनका जीवन चलता था। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। तो अब इतने ही में हम लोग देख लिए हैं कि जो साम्राज्य इतना विशाल था, तो इनके हर क्षेत्र का जो अपना अपना अलग अलग भाषाएं थी, बोलचाल थी। इसके अलावा उनका जो भोजन भी था वो भी अलग अलग था। फिर उनके रहन सहन, पोशाक जो थे उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। तो अब इस पूरे साम्राज्य पे ये लोग नियंत्रण कैसे करते थे, पहले हम ये मैप में देखेंगे। ये जो तीन सेंटर है वो आपका इसके महत्वपूर्ण नगर है, मौर्य साम्राज्य के जो मेन सेंटर सब है। महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं, एक तो आपका तक्षशिला है। दूसरा ये जो ब्लैक से जो भी मार्क किया गया है वो सब इसके महत्वपूर्ण नगर है। दूसरा आपका पाटलिपुत्र है, तीसरा उज्जैन है। ये सब देखेंगे कि ये उत्तर पश्चिम में स्थित है तक्षशिला, जो मध्य एशिया जाने वाले रास्ते में स्थित है। ये आपका उत्तर से जब दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ये बीच में आपका उज्जैन पड़ता है। और पूर्वी भाग और उत्तरी भाग जो कहेंगे वहां पे पाटलिपुत्र है। जो इसकी मुख्य राजधानी कौन थी, तो पाटलिपुत्र थी। तो ये तो हम देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो साम्राज्य है, राज्य और साम्राज्य में कैसे कैसे भिन्न है। ये राज्य जो है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो जो राज्य होता था वो काफी छोटा होता था साम्राज्य के तुलना में। तो साम्राज्य बड़ा है, और इसके रख रखाव के लिए क्या होता था, इसके रख रखाव के लिए बड़ी सेना की जरूरत होती थी। अब इस टाइम में आकर सैन्य व्यवस्था की भी जरूरत पड़ने लगी, इसलिए सम्राट जो होते थे वो राजा की तुलना में ज्यादा, उनको ज्यादा संसाधन की भी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वो बड़े सेना को रखते थे। उनके रख रखाव के लिए, उनको वेतन देने के लिए इनको ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती थी। इसी कारण से ये लोग जो थे शासक वर्ग, वो अब यहाँ से कर वसूलने की प्रथा जो है, कर इकट्ठा करना शुरू हुआ, और इसके लिए वे लोग अधिकारियों को भी रखते थे। अब ये मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस तरह का था, तो मौर्य साम्राज्य जो था वो बहुत ही बड़ा था। मौर्य जो साम्राज्य है ये बड़ा है। तो बड़ा होने के कारण पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रख पाना काफी मुश्किल होता था, इसलिए इनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया था। तो अलग अलग हिस्सा जो अगर हम देखें तो सबसे पहले देखेंगे कि अलग अलग हिस्सों के लिए ये लोग अलग अलग शासक भी बनाए। तो पाटलिपुत्र जो थी, पाटलिपुत्र वो इसके अलग अलग मतलब अलग अलग इलाकों पर साम्राज्य के सीधे नियंत्रण था। यहाँ पर जो शासक होते थे वो अब यहाँ से हर जगह पर नियंत्रण रखते थे। और बड़ा साम्राज्य होने के कारण इसको तीन हिस्सों में ऐसे इस तरह से डिवाइड किया गया था।
और इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाकों में गांव और शहर सब आते थे। किसान भी होते थे, पशुपालक भी होते थे, शिल्पकार और व्यापारी से यहाँ से कर इकट्ठे किए जाते थे। और राजा अधिकारियों की नियुक्ति भी करते थे, बहुत सारे अधिकारी रखे गए थे। और ये अधिकारी क्यों रखे गए थे? ताकि ये कर को इकट्ठा कर सके। कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे उनको ये अधिकारी उनको सजा भी देती थी। इसके अलावा गुप्तचर भी रखे गए थे जो साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में उनकी निगरानी करते थे। उसके अलावा जो देखेंगे कि संदेश वाहक होते थे, जासूस होते थे, अधिकारी उनके कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इस सबके ऊपर सम्राट जो राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखते थे। तो जो सम्राट होता था, सम्राट वो अकेला पूरा शासन नहीं करता था, उनकी सहायता के लिए मंत्रिमंडल होते थे। सहायता कौन करता था? मंत्रियों का एक समूह होता था, वही उनकी सहायता करती थी। अलग अलग विभाग के मंत्री बनाए गए थे, मंत्रियों की सहायता से ये करते थे। अब देखेंगे कि ये जो मंत्री थे, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र भी हुआ करते थे। बड़ा बड़ा क्षेत्र भी था और कई छोटा क्षेत्र भी होता था। जैसे आप देखेंगे कि तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी भी बनाई गई थी। और उस राज्य के नियंत्रण के लिए, क्योंकि ये अलग अलग केंद्रों में स्थित था। जो आपका तक्षशिला था वो उत्तर पश्चिम में स्थित था, पाटली जो उज्जैन था वो मध्य में स्थित था। इन सभी केंद्र से राजा अपने बाकी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते थे। तो कुछ हद तक तो पाटलिपुत्र से इस क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, जैसे उज्जैन हुआ, आपका तक्षशिला हुआ। और अक्सर राजकुमार को यहाँ का राज्यपाल बनाया जाता था। जो राजा का बेटा होता था वो इन सब जगहों पर राज्यपाल के रूप में उनको भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा का नियम ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। यहाँ पे पूरी तरह से राजा का ही कानून व्यवस्था नहीं चलता था। यहाँ का जो अपना स्थानीय व्यवस्था थी वो ज्यादा हावी होती थी। इसके अलावा देखेंगे कि जो प्रादेशिक केंद्र होते थे के बीच में विस्तृत क्षेत्र था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र था। इस इलाके में मौर्य साम्राज्य के क्या करते थे, यहाँ पे वो नदियों और मार्गों के नियंत्रण में रहते थे। नदी और जो यहाँ पे नदियां होती थी या मार्ग होते थे उससे नियंत्रण रखते थे। और इन इलाकों में क्या होता था कि दूसरे देश भी आवागमन होता था, और जो भी सामान आते थे उसको भी ये लोग इकट्ठा करते थे। इसके बारे में आपको अर्थशास्त्र में दिया गया है। जैसे इस पे नियंत्रण रखते थे, उत्तर पश्चिम जो मार्ग जाता था उस क्षेत्र पर ये लोग कैसे नियंत्रण रखते थे, वहां से इनको विशाल मात्रा में, ज्यादा मात्रा में कंबल मिलते थे। दक्षिण भारत जो था वो सोने और बहुमूल्य पत्थर के लिए जाने जाते थे। यहाँ से इनको सोना और बहुमूल्य पत्थर मिलते थे दक्षिणी क्षेत्र से। संभवतः कंबल के बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा गया कि वो किस भाग में से ज्यादा प्राप्त होता था। संसाधनों के और संभवतः है कि संसाधन नजराने के रूप में लिए जाते थे। नजराना क्या होता है? नजराना, नजराना का मतलब होता है और कर। इन दो, ये जो दो शब्द है, कर जो होता था वो नियमित होता था, नियमित वसूल की जाती थी। नजराना जो होता था वो स्वेच्छा से दी जाती थी, स्वेच्छा से दी जाती थी। तो इसमें अंतर हो गया कि इसको फोर्सली आपको देना ही पड़ता था। जो भी किसान हो, पशुपालक हो, या जो भी वर्ग के लोग होते थे, उनको जब उन पे कर लगाए जाते थे तो उनको नियमित रूप से उसको देना ही पड़ता था। लेकिन जो नजराना होता था वो स्वेच्छा से दी जाती थी, उस पर कोई फोर्स नहीं डाला जाता था कि उनको देना ही देना है। तो ये जो है, और अंत में जंगल वाले इलाके भी होते थे। जो उनका मध्य का भाग था मौर्य साम्राज्य का, तो वो पूरा जंगली इलाका था। तो उससे भी बहुत सारे उत्पाद उनको मिलते थे जंगल से। उन्हें यह उम्मीद की जाती थी कि जैसे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी या मधु या मोम जैसी
चीजें दी जाती थी। तो इस क्षेत्र से मतलब स्वतंत्र रूप से जो भी नजराना दे दिया गया वह उसी को रखा जाता था। नजराना का यहाँ मतलब दिया गया है कि जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे की जाती थी वहां नजराना अनियमित होती थी, ये नियमित नहीं होती थी। उसके बाद है कि जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में होता था, जैसे आपका कर है वो पैसों के रूप में या वस्तु के रूप में लिए जाते थे। नजराना क्या होता था, किसी भी चीजों के रूप में, सामान्य के रूप में, पदार्थों के रूप में प्राप्त किए जाते। ऐसे लोग से किए जाते थे जो उसे स्वेच्छा से दे सके। तो इस पे उन पे कोई फोर्स नहीं डाला जाता था। अब यहाँ पे दिया गया है, ये आपके एग्जाम में आता है इसलिए इस पॉइंट को भी देख लेंगे कि मेगास्थनीज कौन था और ये किसके शासनकाल में भारत आए थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये थे कौन? तो ये पश्चिम एशिया जो है कि यूनानी के राजा, पश्चिम एशिया का जो यूनानी के राजा था सेलुकस निकेटर, उनके ये राजदूत थे। और ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उनके दरबार में आए थे। और ये यहाँ तो आए और इन्होंने जो यहाँ इनके साम्राज्य की जो भी विशेषताएं दिखी उसको अपना अपने भाषा में लिखे, उनका विवरण भी इन्होंने किया। यहाँ पर हम उनके विवरण का अंश देखते हैं। उन्होंने जब मौर्य साम्राज्य में आए तो ये उनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना है, उसके बारे में इन्होंने अपना विवरण दिया है। इन्होंने पाटलिपुत्र की जो भी खासियत देखी उसका विवरण इन्होंने दिया। तो पाटलिपुत्र के बारे में ये कहा है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है और चारों तरफ से ये प्राचीर मतलब दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं इस में प्रवेश करने के लिए। 2 और 3 मंजिला वाले घर हैं। फिर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं, जो भी घर हैं वो लकड़ी और कच्चे ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी ठाठ से बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से बनाया गया है। इनके चारों उद्यान और चिड़ियाघर इस तरह से बनाया गया है। तो इसकी खूबसूरती का ये वर्णन मेगास्थनीज करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अशोक एक अनोखा सम्राट, जो ये तीसरा मौर्य साम्राज्य का ये तीसरा सम्राट था। अशोक, अशोक के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अशोक किस तरह का शासक था। तो अशोक जो है एक सबसे प्रसिद्ध शासक था मौर्य साम्राज्य का। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की। इनके काल से ही जो आप देखेंगे कि अभिलेख जो पत्थरों पे खुदाई की जाती थी, खोद के लिखे जाते थे, वो प्राकृत भाषा में लिखे गए ताकि लोग उनके संदेश को समझें। तो ये अपने आदेश जनता तक पहुंचाते थे, आम लोगों तक भी पहुंचाते थे। अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख हमें मिले हैं वो प्राकृत भाषा में है, जो कि ब्राह्मी लिपि में है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिलेख के ज्यादातर अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? तो वो है आपका प्राकृत भाषा है। और लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। तो कलिंग युद्ध जब, कलिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में है, जो आधुनिक उड़ीसा का भाग है। तो उड़ीसा पर इन्होंने इनकी विजय का ये पूरा दिया गया है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग तटीय उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था। और लेकिन युद्ध जीते तो अशोक ये युद्ध जीता भी, लेकिन इस युद्ध में बहुत सारा हिंसा हुआ था। हिंसा हुआ और खून खराबा देखने के बाद इनके मन में एक तृष्णा उत्पन्न हुई। उन्होंने निर्णय लिया कि इस तरह के भविष्य में ये कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। इनके तो ये कलिंग युद्ध से इनको क्या सीख मिला कि इस युद्ध के कारण, इस युद्ध में मरने वाले को देखने के बाद लाखों लोग इस युद्ध में मरे। और इसके बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था और धर्म की नीति अपना ली थी, धर्म की नीति अपना ली थी। और आगे भी बाकी शासकों को युद्ध न लड़ने की सलाह दी। तो कलिंग युद्ध का यहाँ पर वर्णन मिलता है और अशोक के अभिलेख से, अशोक के एक अभिलेख में इनके कलिंग युद्ध का भी वर्णन मिलता है। यहाँ पर उसके बारे में दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। ये धम्म क्या है? तो धम्म जो है वो प्राकृत भाषा, धर्म को प्राकृत भाषा में क्या कहा गया? धम्म कहा गया।
तो वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि धर्म क्या है, अशोक के धर्म की नीति क्या है। तो ये हमारा जो था वो मौर्य साम्राज्य के बारे में था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके धर्म नीति को देखेंगे, फिर हमारा ये जो चैप्टर है मौर्य साम्राज्य वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।